शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं। आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदेश के जो डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस खर्चे को भी कम किया जा सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे और मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी हमारे जो यूडी है उनसे हमारी चर्चा हुई और उसके बाद हमारी इस मामले में हम आगे बढ़े। सर, जिस तरह से वेस्ट बंगाल और केरला के चुनाव के जो परिणाम इनिशियली आ रहे हैं, केरला में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किस तरह से देखते हैं? और वेस्ट बंगाल में बीजेपी इज कमिंग। देखिए, वेस्ट बंगाल में गया था, वेस्ट बंगाल में हमने 20 साल बाद पहली बार 20 साल में 294 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाले खड़े हुए। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने वाली पार्टी थी उसकी नेता ममता बनर्जी युवा कांग्रेस में रही और पार्टी छोड़कर चलेगी। उसके साथ ही टीएमसी का उदय हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और आज हमने अपनी पार्टी को वहां खड़ा किया है। भविष्य में वहां हम निश्चित तौर पर एक अपनी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और वहां हम अपनी एक रणनीति के तहत आने वाले 5 से 7 सालों में अपनी एक रणनीति बनाएंगे। जिस तरह से बीजेपी कमबैक कर रही है वहाँ, वो क्या आप मानते हैं मोदी एक फैक्टर रहा है? देखिए, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया और पोलराइजेशन करके उस राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपना फायदा देखा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उन्होंने फायदा किया, बीजेपी फायदा उठाया। इस समय उन्होंने मौके का फायदा उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी थी। आने वाले समय में बीजेपी से वहां कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहां कमबैक करेगी। सर, बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ गठबंधन था भाजपा का और एसआईआर की वजह से जो है लाभ मिला है बीजेपी को। 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले लोकतंत्र में किसी भी संस्था को दबाव में नहीं लिया जाता था। 2014 के बाद अब ये जैसे पोस्टर बैनर होते हैं ना, पोस्टर बैनर होते हैं, माइक होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है इलेक्शन के समय, उस तरह बीजेपी ने अपने एक हथियार को ऐसे इस्तेमाल किया जिसमें ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया। वो अपने एक हथियार और कार्यकर्ता के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ते तो उसमें साम दाम दंडभेद का यूज करते। बीजेपी ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया था। सर, ईवीएम भी लगता है आपको? देखिए, केरला में हम ओपोजिशन पार्टी थी, वेस्ट बंगाल में हम कहीं भी नहीं थे। वेस्ट बंगाल में हमारे 49 साल से हम सत्ता में नहीं है, 49 ईयर से हम सिर्फ अलायंस पार्टनर रहते रहे। काफ़ी सालों बाद वहाँ हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और केरला में मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हम वहाँ बहुत बाउंस बैक किए हैं और बाउंस बैक करके जो वहाँ लेफ्टिस्ट उनकी सरकार को हमने हराया। सर, ईवीएम भी आपको लगता है अभी भी कोई? देखिए, अब अभी तो चुनावों के परिणाम चल रहे हैं। ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात स्पष्ट है। अब ये चुनाव मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय अगर आप वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की देखो तो कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी थी कि 15-20% भी वोट भी नहीं ले गए। अभी हारे हुए हमारे को 4 महीने हो गए थे, 4 ही महीने हुए थे। हम मैं एमएलए था, अपनी विधानसभा क्षेत्र से 1 साल में ही मैं कितने वोट डाउन हो गया। तो कुछ कहीं ना कहीं शंका पैदा जरूर होती है और इतनी परसेंटेज इतिहास में हिमाचल की कभी भी नहीं हुई थी। 2014 की बात, कब मैंने उस समय ईवीएम की बात की थी और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं और ठीक है, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव हार रहे हैं
तमिलनाडु में हमारी लाइंस पार्टनर है, उसका भी परिणाम देख रहे हैं, और असम में हम चुनाव हारे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र की विशेषता है हिमाचल प्रदेश कि जो चुनावों में ऐसा होता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निगम के चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसको ले रही है? एक तरह से हिमाचल प्रदेश में इसको सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा से पहले। नहीं, ये चुनाव नहीं है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल तो हो चुका है, अब तो फाइनल होगा 27 में। लेकिन फिर भी ये चुनाव एक पैमाना होता है हर एक राजनीतिक दल का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हिमाचल के लोग जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है, नगर निगम के चुनावों में जो शहर में रहते हैं, गांव में तो हम चलो चूल्हे का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, गांव में हम रहते हैं, कम गैस का उपयोग करते हैं। 1000 रुपया अगर एक गैस के सिलेंडर में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, तो जो नगर निगम के धर्मशाला में चुनाव होंगे, शहर के लोगों को उसमें फ़र्क पड़ेगा। सोलन नगर निगम के चुनाव होंगे, उसमें फ़र्क पड़ेगा। मंडी नगर निगम के चुनाव होंगे कि 1000 सिलेंडर देखकर लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते मंडी नगर निगम के चुनावों में, और पालमपुर के नगर निगम के चुनावों में क्या किस प्रकार वोट डालते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के 10,000 करोड़ रुपया जो आरडीजी के रूप में काट के रख दी है, वो जनता को ध्यान में रखना है। आपदा प्रभावित परिवारों के समय जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया है नगर निगम के चुनावों में, उसको मद्देनजर रखते भी लोग वोट डालेंगे। लोकतंत्र में जब लोग वोट डालते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो किस प्रकार वोट डालेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जब आपके हर महीने जेब से अगर किसी के घर में एक सिलेंडर लगता है, 1000 रुपया निकलेगा, तो हमारा 10,000 करोड़ निकलने के बाद हमारा बजट घट गया, राज्य का बजट घट गया ना हमारा निकलने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ ले लिए। हमारा 10,000 करोड़ में से जो पिछले साल 58,000 करोड़ रुपए का बजट था, वो घटकर हमने 54,000 करोड़ किया। अब एक आम परिवार, गरीब परिवार के जेब से जब 1000 रुपया हर महीने सिलेंडर का निकलेगा, तो वो क्या प्यार करेगा? वो कुछ ना कुछ तो उसके दिल में दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बढ़ा दिया। इसी तरह महंगाई किस प्रकार आसमान छू रही है, ये सब चीजें जनता आने वाले समय में देखेगी। वो आपकी चुनावी गारंटियों को जो है मुद्दा बना रही है भाजपा कि आपने जो है हमारी सारी 10 गारंटियां पूरी हो गई है, और इतनी स्पष्टता से मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि गारंटियां को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। सर, शिमला के और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि गारंटियों में 10 गारंटियां थी। ट्राइबल बेल्ट में सभी महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में कुछ क्षेत्रों में हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को मिलना शुरू हो गया, जैसे कुपवी हो गया, डोडरा क्वार हो गया, वहाँ मिलना हो गया। स्टेज 3 में अभी जो 1 लाख अति निर्धन परिवार है, जिनका बजट में घोषणा की है, उनको 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी और एक 1500 रुपया मिलेगा। तो ये सारी गारंटियाँ 10 की 10 पूरी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सभी को नहीं मिला। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और एमएलओ की पत्नियों को तो नहीं दे सकता ना, वो तो सिर्फ आम आदमी को देना पड़ेगा जिनकी 2 लाख रुपए से कम इनकम है। और 2 लाख से कम इनकम वाली जितनी भी महिलाएं होगी, हमारी सरकार अभी पूरे 16 महीने पड़े हैं, 16 महीने में पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा कि हम इनकी आरडीजी बंद कर देते हैं, 10,000 करोड़ रुपया ये फंस जाएंगे। 2026 से 31 तक मिलनी थी, 2026 से 31 तक आरडीजी मिलनी थी। अगर वो 10,000 बंद कर देते हैं तो क्या हम अपनी गारंटियां पूरी नहीं करेंगे? किसान योग हमने बना दिया, 300 यूनिट बिजली की शुरुआत कर दी। चरणबद्ध तरीके से 5 साल में होते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस जो हमने दिया, जिसके कारण 1600 करोड़ रुपया बंद कर दिया गया, हम ये गारंटी 1500 की, अगर वो 1600 करोड़ रुपया बंद ना करते तो हम अगले साल दे सकते थे। हमने जो ओपीएस दिया, उसके कारण जो हमारी एडिशनल बोरिंग थी 1600 करोड़, वो बंद कर दी। हमने सोचा कि इसको हम 1600 करोड़ को हम जो हमारी महिलाएं उनको 1500 रुपये देने में करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके इन गारंटियों को पूरा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, जैसे ही आप पावर में आए थे, आपने आते ही करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत जो पुलिस भर्ती मामला हुआ था, उसमें एक एसआईटी बनाई थी। हालांकि बाद में सीबीआई को मामला गया था। अभी एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी कह रही है कि 2 साल पहले
5 अधिकारियों को सीबीआई ने एक्शन शॉट किया था, लेकिन सरकार ने फाइल दबा रखी है। क्या स्थिति है, क्या आप उस पर एक्शन लेंगे? देखो, एक मेरी बात सुनो, ये अधिकारियों की जो लड़ाई है ना, ये पहली बार हिमाचल में नजर आ रही है। आज तक नजर नहीं आ रही थी, और हमें अच्छा लग रहा है कि पता लग रहा है कि कहाँ से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं। तो अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं ना, क्यों लड़ रहे हैं? अधिकारियों के जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इनको आप ज़्यादा गंभीरता से ना लीजिए, पर ले रहे हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ गंभीरता से क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि कहाँ से आम जनता का पैसा बाहर जा रहा है, उसको रोक रहा हूँ। तो अब सबके खिलाफ एक्शन होता है यहाँ, ये कि कोई नहीं बख्शा जाता एक्शन के खिलाफ। हुआ नहीं एक्शन अभी। वो फिर बोलते हैं कि राजनीतिक द्वेष से कर रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक द्वेष से कोई कार्य नहीं करता। किसी ने गलत किया होगा, वो गलत की सजा भुजे। अब हिम केयर में आपने लोगों की संपदा को लुटा दिया। आम आदमी को इलाज मिलना चाहिए था, गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए था। तो अभी सारी चीज़ों की इंक्वायरी चल रही है, और निश्चित तौर पर जिन्होंने भी संपत्ति अपनी कमाई है, कुछ एक अभी विधायक है जिन्होंने अपनी संपत्ति कमाई है, बहुत बड़ी संपत्ति है, उनकी जानकारी मुझे मिली है। आने वाले समय में हम वो भी देखेंगे। सर, शिमला के कुछ शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, खाली करवाया किसी भी शिक्षा संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी मिलेगी, हमारी सरकार तत्पर है। और किसी ऐसे भी संस्थान को, क्योंकि मुझे भी मिलती है, हर 15 अगस्त से पहले मुझे भी आ जाती है एक मेल, तो मेरे इर्द गिर्द भी और सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। तो ये धमकी मिलती रहती है, पर हमें इन सब की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर, शिक्षा विभाग ने जो सीबीएसई से संबंधित टेस्ट करवाए थे, उसमें 800 से अधिक टीचर फेल हुए हैं, 1400 से ज़्यादा अपीयर नहीं हुए। ये आपकी जानकारी गलत है, कोई फेल नहीं हुआ है। रिजल्ट फेल पास नहीं निकाला गया। रिजल्ट में क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाई तो सारे ही हो गए। ग्रेडिंग है, मेरिट में कौन आएगा उसको पहले चॉइस का स्टेशन मिलेगा। कोई फेल नहीं हुआ। ये गलत बात कहना कि फेल हो गया है। जितने शिक्षक अपीयर हुए उनकी परसेंटेज वाइज मेरिट मिलेगी, और उनकी चॉइस के हिसाब से उनको स्टेशन मिलेगा, ये कहना चाहता हूँ। और भी पूछो यार कुछ। थैंक यू। शास्त्री वाला भी है।